प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सलमा है। आज मैं आपको अपनी जीवन की कहानी के बारे में सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके बाल खड़े हो जाएंगे। मेरे माता पिता मर चुके थे और मैं एक सीधी सादी लड़की थी। हम 3 बहनों का इकलौता भाई था। हम तीनों बहनों का खर्चा हमारे भाई उठाते थे, जबकि उनकी शादी हो चुकी थी। जीवन सामान्य रूप से बीत रहा था, जबकि भाई अपनी पत्नी के कहने पर हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते थे। वे हमेशा भाभी की बातों पर चलते थे। मुझे बाजार में चटपटी और मसालेदार चीज़ों का शौक था, लेकिन मुझे घर पर रूखी सूखी दाल और सब्जी मिलती थी। कभी कभी मेरी छोटी बहन भाभी से कहती थी कि भाभी कुछ अच्छा खाने के लिए बना लो। भाभी कहती थी कि तुम 3 बहनें बोझ हो, एक बहन की शादी हो चुकी है और अभी तुम और 2 बाकी हो। तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है जो तुम्हारी मर्जी के अनुसार खाना बनाए। जो मिल रहा है वही खा लो। मैंने कभी अपने भाई भाभी से कोई शिकायत नहीं की थी। मैं 18 साल की थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे भाई को रिश्ता पसंद आ गया और जल्दी ही उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे और सिर्फ मेरे पति का छोटा भाई था। मेरे पति का नाम रघुवीर था और मेरे देवर का नाम विश्वास था। दोनों भाइयों की शादी एक साथ हुई थी। मेरा देवर जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी उसके साथ ही हो गई। मेरी देवरानी की उम्र 25 साल की थी, जबकि मेरे पति की उम्र 35 साल की थी। मेरे पति मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। शादी होने के बाद 2 बहुएं एक साथ घर में आ गई। मेरे पति अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। जैसा वे कहता था वही करते थे और वह उन्हीं लोगों में से थे जो बिल्कुल अपने भाई के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकते थे। मुझे यह बात पहले ही बता दी गई थी कि रघुवीर अपने छोटे भाई को बहुत महत्व देता है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों भाइयों में प्यार होना बहुत अच्छी बात थी। मेरी बहन की शादी एक भरे हुए ससुराल में हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर और जेठ देवर और कुंवारी नंदे भी मौजूद थी। इतने बड़े परिवार का खाना मेरी बहन अकेले ही बनाती थी। मेरी शादी पर मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो जिसे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। तुम्हारी ससुराल में तुम सिर्फ तुम्हारे देवर और पति के अलावा कोई नहीं है। तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह तो नहीं, बल्कि बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजरेगी। मेरी शादी तो भैया ने इतने बड़े परिवार में कर दी है, जहां पर मैं तंग आ गई हूँ। मैं भी इस बात को दिमाग से सोचती थी तो अपने आप को खुशनसीब समझती थी और सोचती थी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी के 10 दिन तक तो जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था, लेकिन मेरी देवरानी बहुत चालाक थी। मैं तो उसकी जेठानी थी। मुझे उस पर हुक्म चलाना था, लेकिन वह उल्टा मुझ पर ही हुक्म चलाती थी। वह मेरी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ती थी। मेरा देवर भी अपनी पत्नी का ही साथ देता था, लेकिन मैंने देखा कि मेरा देवर भी कुछ कम नहीं है। वह अपनी पत्नी को काम करते हुए देखकर मुझे डांटता है, भाभी आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी पत्नी से घर के सारे काम करवाते हो। घर के सभी काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं अपने देवर से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मैं कुछ कहती तो वह मेरे पति से शिकायत कर देते और वे मुझसे नाराज हो जाते। मेरे पति काम के कारण ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे। जब वे काम से घर लौटते थे तो कभी कभी मैं उनसे अपनी देवरानी के बारे में बात कर देती थी, तो वे मुझे बहुत कुछ सुनाते थे। पर इस बारे में मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा। मेरी जिंदगी तो शादी के बाद और भी बदल गई है।
एक दिन मेरे पति और देवर की छुट्टी थी। मेरी देवरानी लगातार मेरे साथ काम में हाथ बटा रही थी। दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी देवरानी स्टोर रूम की सफाई करने के लिए चली गई और मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। लेकिन मेरी देवरानी को सफाई करते हुए आधा घंटा हो गया था। वो अभी तक स्टोर रूम से बाहर नहीं आई थी। तभी मेरे पति और देवर भी घर में आ गए। जब मेरे देवर की नज़र स्टोर रूम की तरफ पड़ी तो मेरी देवरानी स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। हम सब लोग उसको बेहोश देखकर घबरा गए थे। उसे देखकर लगता था कि उसकी जान निकल चुकी है। हम तीनों जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा यहाँ आने से पहले ही मर चुकी है, हम इन्हें नहीं बचा सकते। पता चला कि मेरी देवरानी को करंट ने पकड़ लिया था। इस वजह से उसकी मौत हो गई। घर में ही मुझे उसके मरने की खबर नहीं हुई थी और ना ही करंट लगने से उसकी कोई आवाज़ निकली थी। शायद उसकी मौत इसी तरह से आनी थी। घर में एक अजीब तरह का कोहराम मच गया था। अफसोस मुझे भी बहुत हो रहा था। मेरी देवरानी इस दुनिया से चली गई थी। मेरे देवर को अपनी पत्नी की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। अब मैं अपने घर पर अकेली रह गई थी। मेरे पति और देवर काम पर जाते थे। धीरे धीरे सब अपने रूटीन पर वापस आ गए। मेरा देवर भी काफ़ी हद तक संभल चुका था। मेरे देवर का काम हल्का चल रहा था। इस वजह से वह ज़्यादातर घर में ही रहता था। मैं सोचती थी कि चलो अच्छा है, मैं भी घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अकेले घर में डर लगता था क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मेरी देवरानी मेरे साथ घर में होती थी। मेरा देवर काफ़ी टाइम से अपने काम पर नहीं जा रहा था। कभी कभी किसी दिन 1-2 घंटे के लिए चला जाता था। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने पलटकर देखा तो वो मेरा देवर था। मैंने कहा, हाँ बोलो विश्वास, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कोई काम है तो बताओ। तो उसने मेरी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया और कहने लगा, भाभी आप कितनी देर से काम कर रही हो, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपके लिए बाजार से जाकर मौसमी का जूस लेकर आया हूँ। जिस दिन से मेरी पत्नी मरी है सारे काम का लोड आपके ऊपर आ गया है। मेरी पत्नी तो इस दुनिया से जा चुकी है। मैं नहीं चाहता कि घर का काम करते करते आप भी इस दुनिया से चली जाओ। भाभी आप अपना ख्याल रखा करो। आप पर तो अब धीरे धीरे जवानी चल रही है। अब तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जा रही हो। लेकिन आपकी खूबसूरती को इस घर के कामों ने दबाकर रखा हुआ है। लो यह जूस पी लो। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। अपने देवर की बातों पर इस तरह की बातें कर रहा था और हैरानी इस बात पर हो रही थी कि मेरे देवर को मेरा इतना ख्याल कब से होने लगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर जूस का गिलास ले लिया और अपने देवर को थैंक यू बोला। अब जब मेरा देवर अपनी पत्नी के ना होने पर मुझे सारे घर का काम करता हुआ देखता होगा तो उसे ज़रूर मुझ पर तरस आता होगा, क्योंकि उसकी पत्नी भी घर की सफाई करने की वजह से ही इस दुनिया से चली गई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। एक दिन शाम के टाइम पर मेरा देवर मेरे लिए चाउमीन लेकर आया था। लेकिन मेरे पति मुझे घर से बाहर इस तरह की चीज़ें खिलाने के लिए लेकर नहीं गए थे और ना ही कभी घर पर लेकर आए थे, क्योंकि मेरे पति तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं किया करते थे। मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की फेवरेट चीज़ घर पर लेकर आए हो। वो कहने लगा, नहीं भाभी, यह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने ऐसी चीज़ें नहीं खाई है ना।
और इस बारे में आपको भैया को बिल्कुल भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके आने से पहले ही आप इसको ख़त्म कर लेना। मैंने कहा, लेकिन अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल गया तो? मेरे देवर ने कहा, नहीं भाभी, उन्हें कैसे पता चलेगा। आप जल्दी से चाउमीन ख़त्म करके इसका पैकेट डस्टबिन में डाल देना। और वैसे भी भैया को आपका कोई ख्याल ही नहीं है। यह बात तो ठीक थी, मेरे पति को मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। मैंने मज़े से चाउमीन खाई और उसके बाद मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई। चाउमीन बहुत ही टेस्टी थी। मैंने पहली बार चाउमीन खाई थी, वरना मैं अपनी देवरानी के मुंह से ही चाउमीन का नाम सुना करती थी। और उसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपने देवर के कमरे में पाया। जब सोकर उठते ही देवर के कमरे से निकली तो मेरे पति बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मैंने कहा, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और मैं विश्वास के कमरे में सो रही थी। मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे पति ने कहा कि मैं जब कमरे में आया तो तुम सो रही थी, लेकिन मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। उसके बाद जब घर में आकर देखा तो तुम कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं कि मैं कब सोई और कब विश्वास के कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसी अजीब अजीब हरकतें मत किया करो। तुम खुद चलकर ही विश्वास के कमरे में गई होंगी। मेरे देवर ने कहा कि जब मैं अपने कमरे में आया तो भाभी मेरे कमरे में लेटी हुई सो रही थी। मैं भाभी को देखकर चुपचाप बाहर आ गया था और आंगन में लेट गया। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं किस तरह से अपने देवर के कमरे में चली गई। मेरे देवर ने मेरे पति से कहा कि कोई बात नहीं भैया, भाभी गलती से कमरे में आ गई होंगी। आप भाभी को डांट क्यों रहे हो? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। घर से बाहर तो नहीं गई ना, मेरे कमरे तक ही तो आई थी। मेरे पति ने भी कहा कि ठीक है, आइंदा ऐसी गलती मत करना। सारा दिन मैं यही सोचती रही थी, मैं अपने कमरे में सोई और देवर के कमरे में मेरी आँख क्यों खुली? ये सब कुछ क्या हो रहा था? मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। मैं बहुत सीधी थी और छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया करती थी। लेकिन जब से ससुराल आई थी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखना पड़ता था। मेरी देवरानी की जब से मौत हुई थी, घर पर कोई ना कोई आता जाता रहता था। एक दिन मेरे पति की बुआ हमारे घर पर रुकने के लिए आई थी। उस रात सोई तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने देवर के कमरे में थी। मेरे पति की बुआ भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और मेरे पति से मेरी शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, शर्म नहीं आती है उसे अपने देवर के कमरे में सोते हुए। आखिर यह किस तरह की हरकत है? और ये इतनी बिगड़ी हुई लड़की है कि इसे पता ही नहीं कि यह क्या कर रही है। यह अपने देवर के लिए मां समान है तो क्या इस तरह उसके कमरे में रात को घुसी चली जाएगी? वो तो शुक्र मनाओ, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। अगर कोई और होता तो इस पर भी इल्ज़ाम लगा सकता था। मैंने कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं क्या करूंगी वहां जाकर? आज तो मुझे खूब याद है, मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरे पति ने कहा, तो फिर विश्वास के कमरे में क्या कर रही थी? मैं बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ दिन प्रतिदिन बदलता ही चला जा रहा था।
यह देखकर अपनी किस्मत पर मुझे रोना आता था। शादी से पहले भैया भाभी के घर पर नौकरानियों की तरह बनकर रहती थी और अपनी भाभी के ताने सुनती थी। शादी के बाद पहले तो देवरानी तंग किया करती थी, अब जब से वही दुनिया से गई थी तो यह नया हादसा मेरे साथ होने लगा था और मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल अलग हो गया था। मेरे पति के अंदर बिल्कुल भी रोमांस नहीं था, बल्कि वह तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरते रहते थे। जिंदगी इस तरह से गुजर रही थी, लेकिन मेरे पति को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन अब मेरे सब्र की हद हो चुकी थी। जब मेरी देवरानी जिंदा थी, मेरे पति ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हैं। मेरे पति पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले तो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत जता दिया करते थे, लेकिन अब तो वह मुझसे बात करना तक भूल गए थे। लेकिन मेरा देवर इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा देवर रोज शाम को मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीज लेकर आता था। मुझे उसकी लाई हुई ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी मैं अपने देवर की लाई हुई कोई भी चीज़ खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और उसके बाद मैं अपने देवर के कमरे में मिलती थी और उसके बाद फिर वह आंगन में चारपाई पर सोया करता था। वह कहता था कि मुझे खुले में सोना बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी अंदर कमरे में गर्मी लगती है, मैं बाहर ही सो जाया करूँगा। फिर मेरे पति ने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उनके दोस्तों ने बताया कि लगता है तुम्हारी पत्नी को नींद में चलने की आदत है या फिर वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारे बताने के मुताबिक तुम्हारी पत्नी को याद ही नहीं रहता कि वह कहाँ पर सोती हैं। लेकिन यह बीमारी मुझे कब हो गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। शादी से पहले मैं अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सोया करती थी। उसने तो कभी मुझे मेरी इस हरकत के बारे में नहीं बताया था, लेकिन जब किसी इंसान को यह बीमारी होती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो रात को सोते टाइम पर क्या कर रहा है। वो नींद में चलकर कहीं भी चला जाता है और अगर दिमाग की बीमारी होती है तब वो कुछ भी करता है तो उसे किसी बात की कोई खबर नहीं होती। मेरे पति ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम 2-3 दिन के लिए अपने भैया भाभी के घर चली जाओ, शायद तुम यहाँ पर रह रहकर पागल हो गई हो। 2-3 दिन अपने घर पर रहोगी तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने भैया भाभी के घर चली गई। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को ससुराल में होने वाले वाक़ये के बारे में बताया। मेरी बहन यह बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। कहने लगी, दीदी ऐसा नहीं हो सकता, शादी से पहले तो आप मेरे साथ ही सोती थी, बल्कि आपको इतनी ज़्यादा गहरी नींद आती थी कि कभी कभी मैं डर जाती थी और आपको उठाने की कोशिश करती थी तो आप अपने टाइम पर ही उठती थी। मैंने आपके अंदर कभी ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। जरूर आपके पति को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं भी बड़ी परेशान थी कि आखिर यह बीमारी मुझे कब हुई थी। अगर हुई थी तो फिर इस बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने भैया भाभी के घर आ गई हूँ, अब देखती हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या नहीं। लेकिन मैं जब रात को सोई तो मैं अपने कमरे में ही थी अपनी बहन के साथ, और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं जिस बिस्तर पर सोई थी उसी बिस्तर पर मौजूद थी। मैं बड़ी हैरान थी कि अगर यह बीमारी थी तो फिर मेरे मायके में मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर भी तो नींद में चलकर मैं किसी और के कमरे में जा सकती थी। मैं 2-3 दिन अपने भैया भाभी के घर पर रही। मेरी ऐसी कोई भी गलत हरकत मेरे भैया भाभी मेरी बहन के सामने नहीं आई। इन 2 रातों में एक बार भी मैं अपने बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक नहीं गई थी।
मैं जिस बिस्तर पर सोई थी सुबह उसी बिस्तर पर होती थी। मैं जब अपनी ससुराल आ गई तो मैंने आते ही सबसे पहले यह बात अपने पति को बताई, लेकिन मेरे पति को मुझ पर यकीन नहीं आया। उन्होंने मेरी पूरी बात को पलट दिया और कहने लगे, मेरे छोटे भाई के कमरे में क्या तुम मेरे भाई की पत्नी की जगह लेना चाहती हो? अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आखिर मेरे पति ये सब कुछ क्या कह रहे थे? मेरे पति ने तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। मैं गलत नहीं थी, इसलिए मैं इस बात को नहीं मान सकती थी, लेकिन मेरा देवर मेरा बहुत ख्याल रखता था। अब मुझे उसका ख्याल रखना अच्छा लगता था। वो मेरे लिए मेरे भाई की तरह था। कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज़ें लाता तो कभी मुझसे हंसी मजाक करता। बेचारा खुद ही कभी कभी मेरे साथ रोटियां बनवा देता था, तो कभी मैं कपड़े धोती तो मेरे साथ कपड़े भी धुलवा दिया करता था। मैंने अपने देवर से एक दिन पूछ ही लिया कि जब तुम्हारी पत्नी जिंदा थी तो तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं रहता था? तो उसने कहा, भाभी आपकी अहमियत मुझे मेरी पत्नी के मरने के बाद पता चली कि आप कितनी अच्छी हैं और आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र की हैं। भैया आपके साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जबकि आप तो एक कोहिनूर का हीरा हो जिसकी कदर भैया नहीं करते। शायद मैंने भी आपकी कदर नहीं की थी, तभी भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। मेरी पत्नी बताती थी कि आप घर का कोई काम नहीं करती हैं, सारा दिन मेरी पत्नी ही काम करती है। लेकिन मेरी पत्नी के मरने के बाद पता चला कि आप तो घर का बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बल्कि भैया को भी आपकी कदर करनी चाहिए। भैया आपको इस घर में पत्नी बनाकर लाए हैं, नौकरानी नहीं। भाई आपको अपने घर की नौकरानी समझते हैं और आपसे घर का सारा काम करवाते हैं। मुझे आप पर बहुत तरस आता है। मुझे हमेशा आपकी फिक्र लगी रहती है, क्योंकि आपकी खूबसूरती इस घर के कांपों में छिपकर रह गई है। मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसी खूबसूरत लड़की हमारे घर की बहू बनी है, जबकि मेरी पत्नी आपके मुकाबले कुछ भी नहीं थी और मेरी पत्नी आपके जितना टेस्टी खाना भी नहीं बनाती थी। आप बहुत अच्छी हो भाभी, मैं आपका हमेशा बहुत ख्याल रखूँगा। मैं भैया को ज़रूर समझाऊँगा कि वो आपकी कदर किया करे। अपने देवर से इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पति ने आज तक खुलकर मेरी कोई तारीफ नहीं की थी। आज मेरे देवर ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी थी कि पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि मैं सच में अच्छी हूँ। मेरे पति से ज़्यादा मेरे देवर को मेरी फिक्र थी। मैं सोच रही थी काश मेरा देवर ही मेरा पति होता। मेरे पति की उम्र में काफ़ी फासला था, जबकि मेरे देवर की उम्र इतनी नहीं थी। मैं अपने देवर के साथ खड़े होकर अच्छी लगती थी, पर कभी मैंने अपने देवर को लेकर अपने मन में कोई गलत ख्यालात पैदा नहीं किए थे, क्योंकि जो मेरे पति थे मैं उनसे ही मोहब्बत किया करती थी। मेरे पति ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। अगर मैं गलत होती तो अपने देवर की इतनी तारीफ का फ़ायदा भी उठा सकती थी। मेरा देवर भी गलत नहीं था, वो मुझे सिर्फ अपनी भाभी ही समझता था और इस वजह से ही मेरा ख्याल रखता था। वह काफ़ी दिनों से अपने काम पर नहीं जा रहा था और जब जाता था तो 1-2 घंटे काम करके घर वापस लौट आता था। मैं उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाकर तैयार कर देती थी। एक दिन मेरे पति घर आए तो कहने लगे कि तुम बहुत अपने देवर का ध्यान रखने लगी हो, थोड़ा अपने पति का भी ध्यान रखा करो। मैंने कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं तो हमेशा आपके भाई का ख्याल रखती हूँ, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा मेरा भी ध्यान रखा करो।
तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जा रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मैं सफाई कर रही थी। सफाई करते करते ही मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई और आंखें खोली तो डॉक्टर मुझे बधाई देने लगे और कहने लगे कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं भी खुश हो गई। शाम के समय जब मेरे पति घर पर आए, मैंने अपने पति को बताया कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरे पति ने कहा, अच्छा, हमारे घर में कोई अच्छी खबर भी हो सकती है तुम्हारे होते हुए? मुझे तो कभी अच्छी खबर की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरे देवर ने अपने भाई को गले से लगा लिया और कहा, भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप पापा बनने वाले हो। अब हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मुझे लगा कि यह बात सुनकर मेरा पति बहुत खुश होगा, लेकिन यह बात सुनकर तो मेरे पति खामोश हो गए। मेरे पति का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वो कैसे बेपरवाह हो सकते थे? उस दिन अपने पति का मूड देखकर मेरी खुशी गम में बदल गई थी। मेरा देवर मेरे लिए बाजार से बर्गर लेकर आया था। फिर मैंने वह बर्गर नहीं खाया और गुस्से में ही सो गई। मेरा पति घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चला गया था। आज मैंने अपने देवर का दिया हुआ बर्गर नहीं खाया था और उसको ले जाकर फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था, मैं उस पर बहुत हैरान थी, क्योंकि नींद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई अपनी गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने महसूस किया कि मेरा देवर है और वो मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद मेरा पति भी कमरे में आकर बैठ गया। मैं जाग रही थी, लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी। मेरा देवर समझ रहा था कि मैं सो रही हूँ। जैसे ही वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया और उसने मुझे बेड पर लेटा दिया, फिर उसके बाद जो उसने मेरे साथ करना शुरू किया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने शोर मचा दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा पति देवर के कमरे में दौड़ा चला आया। मेरा देवर भी मुझे चिल्लाता हुआ देखकर घबरा गया था और फिर जो सच्चाई सबके सामने आई थी, वो मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। मैंने अपने पति को बताया कि आपका भाई मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया है और मेरे साथ गलत हरकत कर रहा था। मेरा पति हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे लिए चाउमीन, बर्गर, मोमोज क्यों लेकर आते थे। इसके लाई हुई चीज में नींद की दवाई मिली होती थी, जिसको खाकर मैं सो जाती थी। मेरे पति को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति को फ्रिज से वह बर्गर लाकर दिखाया और बताया कि आज मैंने इसका लाया हुआ बर्गर नहीं खाया है, इसीलिए आज मैं होश में थी। मेरे पति ने मेरे देवर के मुंह पर जब थप्पड़ मारा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। वह डर गया था। उसने सारी सच्चाई बता दी कि मैं भाभी को बाजार से चीज लाकर देता था, जिसको भाभी अपने कमरे में खाकर सो जाती थी, और जब आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे तो मैं भाभी को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाता था। मैं बाजार की लाई हुई चीज में घर पर आने से पहले ही नींद की दवाई मिला दिया करता था, जिससे भाभी गहरी नींद में सो जाती थी। यह औलाद भी मेरी है। मेरे देवर ने यह भी बताया कि साथ ही वो मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काया करता था। तभी तो मेरा पति मुझसे हमेशा गुस्से में रहता था और मेरी फिक्र और कदर भी नहीं करता था। यह सब सुनकर मेरे पति के पैरों के तले से जमीन निकल गई थी। देवर ने बताया कि ये सब मैं इसलिए कर रहा था कि उसकी पत्नी के मरने के बाद मैं उसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और वो मुझ पर फिदा होने लगा था। मेरे पति ने मेरे देवर की खूब पिटाई की
और उसको घर से बाहर निकाल दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पति ने अब की बार मुझे समझ लिया था। मेरे पति ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरा देवर उस दिन के बाद कभी भी घर पर लौटकर वापस नहीं आया, लेकिन मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। मेरे देवर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। भगवान की करनी अच्छी थी। मेरे देवर के जाने के 1 हफ्ते बाद ही मैं पोछा लगा रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मेरे पति को मेरे मिसकैरेज की बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गए थे। भगवान ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी। हादसे को 4 साल गुजर चुके हैं और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मेरी बहुत फिक्र करते हैं। देर से ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी भगवान ने बहुत आसान और खुशहाल बना दी। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। देर से ही सही, पर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली अपडेट की वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें।